चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोग ने केवीएल केसीएल के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस करे थे और हम लोग ने सर्किट सॉल्व करके कितने अलग अलग तरीके के सर्किट हो सकते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी और उन सब में जो हमने रूल्स पढ़े थे उनको अप्लाई करना सिखाया था मैंने। आज क्या करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेल। क्या कहते हैं उसको? सेल कहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिखिए भाई, सब लोग हेडिंग लिखिए सेल। तो पहले तो समझेंगे कि ये सेल होता क्या है ना। तो पहला टॉपिक हमारा है सेल। तो इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हम हर सर्किट में ये सिंबल तो आपको पहचान होगा ही, है ना। हम कहते हैं ये हमने सोर्स लगाया है। सोर्स कैसे बनता है? सेल से बनता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो पहले पढ़ेंगे सेल क्या होती है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से ही बैटरी बनती है बेटा, ठीक है। दिख रहा है आपको? तो इसमें कितनी सेल लग रही है? 3 सेल लग रही हैं, 1 2 3, ठीक है। देखो इसके निगेटिव सेल नंबर 1 के सेल नंबर का जो ईएमएफ है वो E1 है, ये E2 है और ये E3 है, लेकिन हमें टोटल एक कॉमन नेट ईएमएफ मिलता है जिसको कहते हैं E, ठीक है। तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल फॉर्म्स क्या बनाता है? बैटरी, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं? सेल। तो सेल में एक छुपी हुई बात होती है जिसको कहते हैं, इसमें एक इसकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके अंदर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग को सेल के बारे में सब कुछ सीखना है, तो अब उसके बारे में लिखिए सेल का काम क्या है। A cell converts electrical energy, sorry, chemical energy. A cell converts chemical energy into electrical, ये इसका काम होता है। सिंबल क्या है? ये बना हुआ है ना यहाँ पर सर्किट सिंबल, है ना। इसी के बाद सब हेडिंग करके लिखिए ईएमएफ ऑफ सेल। ये ईएमएफ क्या होता है जो मैंने वो स्मॉल ई बनाया हुआ है ना, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? लिखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of cell when it is not delivering any current, when it is not delivering any current, ठीक है, is known as EMF of सेल। यानी कि कोई भी सेल है, जैसे कि इस समय है ना, कोई करंट ही फ्लो करा रही है क्या? नहीं, ओपन सर्किटेड है ना, ओपन सर्किटेड है। देखो ये कोई भी सर्किट यहाँ पे बनी। इस समय अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा दें तो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा, है ना, देखो यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर कोई करंट को ड्रॉ नहीं करता, यानी कोई करंट ये ले नहीं रहा है इससे, है ना। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये REA होता है, मैं लेकिन अपनी राइटिंग खराब नहीं करूंगा, ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू EMF। समझ में आ रहा है? जिसको E से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम बना दिया मैंने, इस तरीके से इसको ओपन सर्किट कर लो, ठीक है। ये ओपन सर्किटेड है। तो यानी कि सेल या बैटरी का ओपन सर्किट वोल्टेज ही होता है उसका EMF। क्या होता है? EMF। अब आपको थोड़ा केमिकल, जो आपको केमिकल रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है और थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं।
आपको थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं कि कैसे हम लोग ये कहते हैं बार बार कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल का एक स्ट्रक्चर डायग्राम मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, पहले वो सीखिए, है ना। तो सेल एक्चुअल में दिखती कैसी है? तो आपकी जो जनरली आपके घर में भी सेल है ना, सेल के कॉम्बिनेशन है। सर बैटरी है, सेल नहीं है, अभी तो आपने बताया था ना। थोड़ा ध्यान से जवाब दिया करो। हमारे घर में कुछ इस प्रकार का एक है ना, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। ऐसी एक ये तो पहचान ही रहे होगे स्ट्रक्चर, इन्वर्टर की बैटरी, है ना। पानी भी डालते हो इसमें, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज योर, सो कहते हैं इलेक्ट्रो, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रो, ठीक है। ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव, समझ में आ रहा है? तो इस समय अगर मैं इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो क्या होगा? जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वही कहलाएगा ईएमएफ ऑफ द बैटरी या फिर सेल। समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो जब भी अगर इसको हम क्लोज सर्किट में कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं यहां से एक वायर लेकर के आ रहा हूं, ये मेरा एक बल्ब है, मैं इस बल्ब को जलाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी हो गई की, है ना, और ये हो गया मेरा सर्किट क्लोज। अब ये क्लोज सर्किट हो गया ना। मैंने कहा था ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वही ईएमएफ होता है। अब क्या हो रहा होगा? अब एक करंट इसमें से ये डिलीवर कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। डिफिनीशन जाके 2-3 बार पढ़ लेना। जब करंट को डिलीवर ना करे उस समय के वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। अब आपका वोल्टेज बदल रहा होगा, है ना। तो ये क्यों बदलता है तो पहले समझो। तो जब भी ऐसा कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू फेच करंट, तो यहां से करंट जा रहा है तो करंट को वापस भी तो जाना होगा। तो वापस कहां से जाएगा? तो ये कहां से होके गुजर रहा है? फोकस करो, इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा था ना रेजिस्टेंस क्या होता है। हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो रास्ता हाईवे है या गली है? हाईवे होगा तो हम बहुत तेजी से निकल जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ। और अगर गली होगा तो हम स्पीड स्लो करेंगे ना। तो स्पीड स्लो करना यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रिस्क है एक्सीडेंट होने का, कोई झटके से कूद के आ गया, आगे गड्ढा आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइट एक पाथ इसको प्रोवाइड करता है। ये पाथ कैसा है? ये रेजिस्टिव पाथ है या लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है, उस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि बैटरी के अंदर, देखो नोटिस करना, बैटरी के अंदर हो रहा है कि नहीं ये अपोजिशन। ये जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट कहां है? बैटरी के अंदर है कि बाहर है? तो अगर कोई बाहर होता रेजिस्टेंस तो कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो सर्किट में है, जो ये बल्ब कैसे बनता है आपने देखा नहीं हो, पीला वाला बल्ब, उसमें एक तार ही तो होता है, यानी उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही तो होता है। उसी रेजिस्टेंस से अभी आगे चल के पढ़ोगे हीटिंग इफेक्ट होता है जिसको से लाइट जलती है, ग्लो आता है, जो वो बताऊंगा। अभी इसे फोकस नहीं करना, यानी अभी इसको देखो तो ये एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस तो बैटरी के अंदर है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसकी परिभाषा क्या होगी? अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को अपने अंदर से जो गुजरते टाइम जो उसने अपोजिशन ऑफर करा, यही हो गया बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इसके पोटेंशियल को खा जाता है। जब करंट नहीं दे रहा था, तो क्या यहां से यहां जाने की जरूरत थी क्या? तो जब ये करंट देने की कोशिश कर रहा है तो इसका ईएमएफ में कुछ हिस्सा तो यहीं खर्च हो गया, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। मैंने सप्लायर कंज्यूमर पढ़ाया ना, मैंने पढ़ाया ना। तो बैटरी क्या सप्लायर है ना। तो ये बताओ ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पोटेंशियल का कुछ हिस्सा यहां खपत हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या कभी जो पोटेंशियल था वो इसको मिलेगा? उससे कम मिलेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कम कितना मिलेगा? सर इतना घटा दो, जितना भी अंदर खपत हो गई उतना घटा दो, जो बचेगा वो सारा बल्ब को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहते हैं कि भाई जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, अगर तुम यहां एक वोल्टमीटर लगा दोगे तो तुम्हें जो वोल्टेज मिलेगा वो V मिलेगा, लेकिन अगर तुम यहां एक वोल्टमीटर लगाते बिना सर्किट को क्लोज किए तो तुम्हें E मिलता, और E हमेशा V से ज्यादा होगा। और जो अंतर होगा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में, वो कुछ नहीं, आंतरिक जो रेजिस्टेंस है गोड़े, जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है?
और इसी को अगर हम चाहें तो कह सकते हैं E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, या फिर कह सकते हैं V की वैल्यू होगी E माइनस। यही डेरिवेशन करने में लोगों को बहुत टाइम लगता है, क्या हम लोग को टाइम लगा? समझ में आया? इजी है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल जो सर्किट है वो मैंने आपको पढ़ाई, और कैसे डिपेंड करता है कि भाई ईएमएफ किस किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सर ईएमएफ तो है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज कितना ज्यादा होगा, जितना कम ये खपत होगी, यानी जितना कम रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उतना कम ये ईएमएफ घटेगा, उतना ज्यादा वोल्टेज हमको मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, है ना। टर्मिनल, यहाँ टी आर लिखा हुआ है ना, अक्रॉस, मैंने यहां लिख भी दिया बल्ब। ओके, अब जरा इसमें कुछ फैक्टर्स लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, है ना। तो इसमें एक हेडिंग लिखो, इसमें एक हेडिंग लिख लो छोटी सी, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, या फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ, किन चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो लिखो पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो मैंने लिखवाया, ये क्यों लिखवाया? इलेक्ट्रोलाइट ही तो डिसाइड करेगा कि भाई कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, मेटल ऑफ, मेटल ऑफ, ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी दो चीजों पर ईएमएफ डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, है ना। फैक्टर्स which does not affect EMF of, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भी इस पर डिपेंड ही नहीं करता है कि EMF क्या होगा। पहला, एरिया ऑफ प्लेट, जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया उसका एरिया कितना है। दूसरा, देखिए डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, नीचे देखिए नेक्स्ट, तीसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और लास्ट आपका फोर्थ लिखिए, लिखिए साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तो ईएमएफ की बात हो गई, देखो ईएमएफ में ये सारी चीजें इसलिए फर्क नहीं पड़ी, जैसे इसमें लिखा है ना, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो दूरी है वो कितनी है उस पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं निर्भर करता? क्योंकि भैया मेरी बात सुनो, हमें तो सिर्फ और सिर्फ देखना है पोटेंशियल डिफरेंस, इस रॉड पर कितने पॉजिटिव चार्ज, इस रॉड पर कितने निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी होता है। हमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कराना था इलेक्ट्रोलाइट से, कोई मतलब है क्या? इसकी मोटाई से कोई मतलब है क्या? हमें कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम इसके एरिया पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, हम ये भी नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम बगल बगल में रख दो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्टेंस पे भी नहीं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का काम तो तब इस्तेमाल, इलेक्ट्रोलाइट तो तब रोल में आएगा जब इसमें करंट फ्लो करेगा। अरे ये डायग्राम इतना अच्छा बना हुआ है, ध्यान से देखो ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रोल तो तब अदा होता है जब ये मुझे करंट फ्लो कराना है। जब मुझे करंट ही नहीं फ्लो कराना है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है आप कितना इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर भर के रखते हो। समझ में आ रहा है? एंड लास्ट है साइज ऑफ द सेल, सेल का साइज कितना बड़ा या छोटा है। समझ में आया? तो ये जो है इन पर आपके डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं बोलूं इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत ही आसान है ये,
इसको डिनोट हमेशा स्मॉल आर से करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, अगर ये इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कम रहेगी तो कम दूरी हमें गुजरना है तो कम हमें रेजिस्टेंस ऑफर होगा। दूरी बढ़ा दूं मैं बहुत ज्यादा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर गली से हमें गुजरना ही है तो हम सोचेंगे कि ऐसी गली हो जिससे कम से कम दूरी हमें तय करनी हो। ज्यादा दूरी हम चाहेंगे कि हम हाईवे से ही जाएं, यही तो होता है ना। कहीं हमें बाईपास लेना होता है, कट लेना होता है, थोड़ी देर सिटी का रास्ता आ जाता है तो बड़ा इरिटेशन होता है कि जब आप किसी, मान लीजिए लखनऊ से आप बनारस जा रहे हैं और बीच बीच में अगर आपने सुल्तानपुर शहर में काट लिया गलती से और बाईपास छोड़ दिया आपने, तब तो फिर आप दिमाग आपका खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको अब सिटी में तो बहुत ट्रैफिक होगा और रास्ता भी चौड़ा नहीं होगा, स्पीड घट जाएगी यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगेन वही बात हो गई कि भाई अभी इनके भी अभी कह रहे थे ईएमएफ में डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं कहूंगा यार डिस्टेंस जितनी कम रहे उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना कम हमें दूरी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा, उतना कम रेजिस्टेंस हमें ऑफर होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर लिखना होगा तो वी कैन डायरेक्टली से कि डिस्टेंस बिटवीन, पहला फैक्टर्स, या फिर ऐसे लिख लो, आसान भाषा में लिख लो, आर डिपेंड्स ऑन, है ना। पहला लिख लो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, है ना। तो यहां क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीजेस सो आर इंक्रीजेस, है ना। एंड डिस्टेंस आपकी क्या है, डिक्रीज हो रही है तो आर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप एरिया की बात कर लेते हैं। सेकेंड, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया डिप्ड लिख लो, डिप्ड इन इलेक्ट्रो, मान लो ये देखो ये पतली सी इलेक्ट्रोड है ना जिसका एरिया कम है। अच्छा यहां पर एंट्री लेने की ये छोटे से रास्ता है ना। लेकिन अगर मैं इसको इतना चौड़ा कर दूं ऐसे, आप बताओ एक ही समय पे मल्टीपल चार्ज इंटर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस घटा कि नहीं घटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे सारे चार्ज आ तो गए हैं यहीं पर, लेकिन सिर्फ 3 ही लोग, इतना छोटा सा गेट है कि सिर्फ 3 लोग इंटर कर सकते हैं। तो क्या होगा, आने के बाद भी खड़े होकर इंतजार करेंगे ना, मेरा नंबर आएगा तब हम इंटर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हमने एरिया जो इलेक्ट्रोड के अंदर डिप्ड है हमारी इलेक्ट्रोड, उसको हमने इसका एरिया बढ़ा दिया। अब ज्यादा चार्ज एक साथ इंटर कर सकते हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा कि नहीं घटेगा? तो इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर वो हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लास्ट लिखिए, टेम्परेचर अगर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एरोज से कोई दिक्कत तो नहीं है, ऊपर वाला इंक्रीज और नीचे वाला डिक्रीज। अगर हमें डिफिनीशन लिखनी हो एक लाइन में तो हम क्या लिखेंगे, मैंने वही बोली थी जो, वही लिख लो, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, है ना, या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट when an electric current flows through it, when an electric current flows through it is known as, ये कर लोगे ना यहां से,
is known as internal resistance. यहां तक हो गया? नेक्स्ट देखिए, हेडिंग लिखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से डिनोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए पहले एक हम लोग अब बैटरी का ना, बैटरी या सेल का एक सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फाइनल डायग्राम है ना। अब आपको पता है देयर इज E फॉर EMF ऑफ द सेल, देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये डॉटेड से क्यों हमेशा दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है, डॉटेड बता रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर ही पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस से हम लोग कनेक्ट करते हैं। फिर हम इसमें की लगा सकते हैं या फिर हम चाहे तो स्विच लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया। तो इस समय एक करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा इसके अंदर, है ना। तो व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है? लिखिए, व्हेन करंट इज ड्रॉन, व्हेन current is drawn through a cell the potential difference across the potential difference across its terminal is called terminal potential difference। ठीक है, ये हो गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो V हमेशा लेस देन रहेगा EMF ऑफ द सेल एंड V इज गिवन बाय E माइनस I। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अब मैंने ये V कैसे निकाला, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बहुत ही आसान है, आप KVL लगा लीजिए, है ना।
ये लूप रहा। मैंने कहा था हमेशा आप कहाँ स्टार्ट करेंगे, सप्लायर से, है ना। तो आप अगर केवीएल भी लगाएंगे तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। एक ही लूप है ना, तो लूप लिख देता हूं, लूप, है ना, लूप एल। ठीक है, तो क्या होगा भाई, पहले आ जाएगा प्लस का ई, है ना। करंट कितना फ्लो कर रहा था भाई बताओ। अब यहां पर मैंने पोटेंशियल कितना ले रखा है, V, है ना, माइनस V। फिर माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इंटू स्मॉल आर, तो माइनस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, एक केवीएल होता है। तो ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप ही तो हैं। तो यानी V को अगर एक साइड लेके जाएं तो फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, E माइनस, बना कि नहीं बना, समझ में आ रहा है। ये हो गया मेरे भाई। तो मैंने ये, फिर भी आप लोग को आता था ये, फिर भी मैंने दोबारा कर दिया। ठीक, अभी क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा ना सेल को डिस्चार्ज और चार्ज करने वाली सर्किट पढ़ेंगे। तो अभी जो डायग्राम बना हुआ है वो कौन सा डायग्राम है भाई बताओ। व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल डिस्चार्ज होती है तो वो क्या करती है, वो सप्लाई देती है ना। तो इस समय आपके सर्किट में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो यानी सेल इज डिस्चार्जिंग, सर्किट सेम बना लेना। ठीक है, तो करंट निकालने को कोई कह दे अगर, तो करंट कितना होगा, देन करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल जो सप्लायर का पोटेंशियल है, टोटल V अपॉन ओम्स लॉ लगा रहे हैं ना, V अपॉन टोटल आर। टोटल आर कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही तो होगा, सीरीज में है। तो अगेन अगर हम इसका V का लिखेंगे तो वी कैन से V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं कि अगर इफ आई ड्रॉन, करंट ड्रॉन इज लार्ज, V इज वेरी स्मॉल। ये कैसे हो गया भाई, ये मैंने क्या पढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं करंट अगर मैं बहुत ज्यादा ड्रॉ करूंगा, मान लो मैं 10 एम्पियर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। यही फॉर्मूला जस्टिफाई कर देता है भाई। आर जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है ना। एक ही बार तुम इलेक्ट्रोलाइट पानी डालते हो ना बैटरी में, तो तुम पानी डालते हो, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब वो तो बदलेगा नहीं अपना नेचर, वो तो फिक्स है। तो स्मॉल आर की वैल्यू कांस्टेंट। अब तुम आई बढ़ा दो, तुम आई बढ़ाओगे तो ये पूरी वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट हो रही है बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट का था और स्मॉल आर की वैल्यू मैंने 1 ओम ले ली, ठीक, तुमने 10 एम्पियर निकाल लिया। तो 10 एम्पियर निकालोगे तो 10 में से 10 गया, जीरो ही तो बचा। यानी पोटेंशियल अगर कोई वोल्ट मीटर यहां लगाएगा उसको 0 वोल्ट आएगा, क्योंकि तुमने सारा का सारा कैसे, जो जो तुम करंट ड्रॉ कर रहे हो वो आने से पहले ही यहां पर लॉस में चला गया। ये लॉस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि भैया जितना बड़ा करंट ड्रॉ करोगे उतना छोटा पोटेंशियल तुमको देखने को मिलेगा अपने लोड के अक्रॉस, समझ में आ रहा है। और जितना इज स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, V विल बी, ठीक है, सीधी बात है, जितना छोटा करंट हो जाएगा ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, उतना ज्यादा ईएमएफ ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारे किसके ऊपर, पोटेंशियल ड्रॉप जो आपको चाहिए अक्रॉस लोड। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया। क्या भाई साइना खान छुट्टी पे चल रही हो गया लंबी, या तबीयत तबीयत खराब हो गई। चले भाई नेक्स्ट, व्हेन सेल इज, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, पहला हो गया बी, व्हेन सेल इज
ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा? ओपन। सबका सर्किट डायग्राम बना के दिखा रहा हूं और इसको आपको याद रखना है, ये दोबारा आप मुझसे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आज ही मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बैटरी बनाई जाती है या फिर सेल बनाई जाती है ना, इस तरीके से। ये हम डॉटेड लाइन क्यों बनाते हैं? ये दिखाने के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमने कहा ये ओपन सर्किटेड है, यानी यहां पर इस तरीके से ये तार खुला रहेगा, है ना, ये ए हो गया और ये, यही तो सर्किट डायग्राम बनेगा। अब की वी लगाने को मतलब ही नहीं है, लगाना हो तो तुम लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट तो ओपन ही रहने वाली है। तो जब ओपन सर्किट होती है बेटा, तो बीच में क्या एयर मॉलिक्यूल्स है ना, तो हम मानते हैं कि इनके बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तभी दो तार ऐसे खुले हाथ में लेके खड़े हो तो करंट नहीं फ्लो करता उससे, क्योंकि इनके बीच में इतना बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि ये ओवरकम नहीं कर सकता। तो यहाँ R बिकम्स व्हाट? इनफिनिट। सर्किट क्लोज हो गई, इनफिनिट रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, और इस तरीके से मैं सर्किट अपनी एज्यूम कर लेगी क्लोज सर्किट है। तो मेरा जो इक्वेशन मुझे आता है लिखने में, कहूंगा I का फॉर्मूला था E अपॉन कैपिटल R प्लस, मैं लिखूंगा सिंस R इज इंफिनिटी, तो एनीथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी इज जीरो। कैसे पता मुझे यार? ये सब रिवीजन कर लिया करो। एनी नंबर या एनी वेरिएबल डिवाइडेड बाई जीरो विल गिव यू इंफिनिटी। एनी वेरिएबल डिवाइडेड बाई जीरो विल गिव यू इंफिनिटी, तो एनी वेरिएबल डिवाइडेड इंफिनिटी विल गिव यू व्हाट? जीरो। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। तो एनीथिंग एडेड बाई इंफिनिटी विल गिव यू इंफिनिटी ओनली, तो आई बिकम्स व्हाट? ई अपॉन इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू, दैट इज वाई करंट कभी फ्लो नहीं करता। समझ में आया? लेकिन अगर कोई वोल्टमीटर लगा दे, यहां पर कोई वोल्टमीटर लगा दे, तो वोल्टमीटर जब लगाओगे ओपन सर्किट में, तुम्हें मैंने पढ़ा रखा है कि जब करंट जीरो है, तो जो भी बैटरी का ईएमएफ होगा वही तुम्हारा वोल्टमीटर, तो यानी V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यानी टर्मिनल, यानी ये याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर बैटरी। मेरे भाई समझ गए? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कहेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ईएमएफ ऑफ द सेल ही टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर मिलता है। तो उसका आंसर क्या है भाई? ओपन सर्किट। जब व्हेन सेल और बैटरी इज ओपन सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चले भाई, नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस देखिए जरा, ये भी बड़ा ही अच्छा केस है। व्हेन सेल इज डिस्चार्ज्ड, जो हम सेल को डिस्चार्ज तो पढ़ा दिया ना, चार्ज्ड है ना, व्हेन सेल इज चार्ज्ड। अब तुमको समझ में आएगा कि जितने वोल्ट की बैटरी होती है उससे ज्यादा वोल्ट क्यों सप्लाई करते हैं। अब तुम्हें सीखने को मिलेगा कि क्यों जितने वोल्ट की बैटरी है उससे ज्यादा हम लोग सप्लाई करते हैं उसको चार्ज करने के लिए। मैं इसको समझाता हूं। चलो एक काम करो, काटना तो नहीं पड़ेगा तुम लोग को, चलो लिखा तो नहीं, शॉर्ट सर्किट पढ़ लोगे तो मुझे सर्किट दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किट, ये भी पढ़ाना ही है। अरे मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूं तुम लोग वैसे छाप ना लेना, सर्किट की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, लो भाई सही कर दिया मैंने। ठीक, तो शॉर्ट सर्किट क्या होगी? यही एक वायर जोड़ दूं, है ना, तो मुझे अब नया डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, जो वीडियो से पढ़ रहा है वो वहां से करेक्ट कर लेगा। ये दूसरा डायग्राम बन गया। मैंने क्या किया? एक वायर जोड़ दिया, यानी कोई लोड नहीं है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस बिकम्स व्हाट बेटा? जीरो, है ना, क्योंकि एक वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो R बिकम्स जीरो। तो इक्वेशन लिखेंगे फिर से वही वाला, है ना। सबके लिए अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं तो किसी गलती भी नहीं होगी। इसके लिए देखो अलग कलर है, इसके लिए अलग कलर है। ठीक है, तो यहां पर I का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, टोटल जो हम सप्लाई कर रहे हैं
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस स्मॉल r, यहां लिखेंगे सिंस कैपिटल R बिकम्स व्हाट 0, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर बताओ, E अपॉन स्मॉल r, यही होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम, लिख लो। और अब ध्यान से सुनना, तो कोई पूछेगा तुमसे टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो भाई V इज इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर होता है, यही तो होगा। अब हमारे एक चीज बताओ, अगर किसी ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है तो V भी इक्वल टू क्या होगा, I इंटू लोड रेजिस्टेंस, तो लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट है 0, तो V बिकम्स व्हाट, तो E बिकम्स व्हाट आई आर, फिर से वहीं पहुंच गए, समझ में आ रहा है, एंड V बिकम्स, यानी कोई कहेगा कि बताओ व्हाट इज द कंडीशन जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट, क्या कहेंगे, ये हो गए सारे। और यही होता है, कहेंगे अच्छा एक और चीज जो पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट जो हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे किससे, किससे, बैटरी से, तो कहेंगे शॉर्ट सर्किट में जो करंट फ्लो करता है दैट इज I इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम करंट वी कैन ड्रॉ, तो दिस इज योर मैक्सिमम, मैक्स। ठीक है, आगे बढ़ जाए, लास्ट केस पढ़ेंगे हम लोग, व्हेन द सेल इज गेटिंग चार्ज्ड। ठीक है, D, when cell is getting तो अब इस बार हमें ध्यान देना है, एक नई सर्किट बन रही है, ठीक है, कि अब यहां से हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई है मेरी, ठीक है, तो हम इसको चार्ज कर रहे हैं, और ध्यान से देखना इसमें करंट की डायरेक्शन जो आएगी बड़ी मजेदार आएगी, करंट की डायरेक्शन तो ये होगी ना, अब इसके पॉजिटिव पोटेंशियल से ही हम इंटर करेंगे, क्योंकि हमें चार्ज को स्टोर करवाना, ठीक है, इसमें लिखो थोड़ा सा, देखिए, करंट इनसाइड द सेल इज फ्रॉम current inside the cell is from cathode, sorry, anode to cathode, anode to cathode। ठीक है, ठीक है, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, तो यहां पर टग ऑफ वॉर आपको पता है कि नहीं, टग ऑफ वॉर सिखाया था ना मैंने, ये V पोटेंशियल, ये E पोटेंशियल, दोनों में से जो जीतेगा उसी की तो चलेगी, तो जीतेगा कौन, अगर V अगर स्मॉल हो गया E से तो कभी चार्ज कर पाओगे क्या, तो चार्ज करने के लिए इसीलिए हमें पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कभी भी दो बैटरी अगर कनेक्ट करते हैं, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में है, दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही साइड में है, तो क्या होगा, अभी कल ही आई थिंक ये बात हो रही थी, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट कल ही कर रहे थे ना शायद, तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये मेरा V हो गया, ये मेरा E हो गया, मुझे E में करंट को भेजना है ताकि वो चार्ज हो जाए, उससे करंट लूंगा तो वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना, तो अब मैं अपना चार्ज इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं इसके अंदर करंट भेजूंगा ना, इसलिए लिखा है एनोड टू कैथोड, उल्टा जाएगा ना, पॉजिटिव से जाएगा, निगेटिव से निकल के वापस आएगा, हमेशा क्या होता है डिस्चार्जिंग में, बताओ, निगेटिव से पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है, ओ देख रहा हूँ चेहरों पे ऐसे मातम बन जाता है तुरंत, ये देखो यहाँ से कहा निगेटिव से आ रहे हैं, पॉजिटिव से निकल आ रहे हैं, इस बार उल्टा जाना है, पॉजिटिव से फिर निगेटिव और इससे बाहर आना है,
समझ में आ रहा है, इसलिए लिखवाया मैंने एनोड टू कैथोड। समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये चार्जिंग के केस में ही होता है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, द नेट पोटेंशियल, जो कि जिस पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा, दैट विल बी V माइनस ई, और वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब V को बड़ा होना ही पड़ेगा तभी चार्ज हो पाएगी बैटरी। समझ में आ रहा है। और अपॉन किसके अगेंस्ट, एक ही तो रेजिस्टेंस है, दैट इज आवर इंटरनल। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ नीचे क्या आएगा, स्मॉल आर। समझ में आ रहा है। द फॉर्मूला बिकम्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये वो करंट है जो फ्लो करेगा। तो अब यहां पर इक्वेशन बदल जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो V बिकम्स E प्लस आई आर। हर बार माइनस होता था ना, इस बार क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो द रिक्वायर्ड पोटेंशियल विल बी, जो एक्सेस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सुनना ध्यान से, जो एक्सेस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। हमें बैटरी का तो पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जितना भी करंट हम फ्लो कराएंगे बैटरी के अंदर, तो उसके हिसाब उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी से, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ईएमएफ के साथ ऐड करेंगे। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, मान लो मैं 2 एम्पियर का फ्लो कराना चाहता हूं करंट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है, तो मैं 4 वोल्ट और ऐड करूंगा, तो कितना मुझे फ्लो कराना पड़ेगा, कितना वी की वैल्यू चाहिए, 14 वोल्ट। समझ में आ रहा है। यानी 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। इसका ईएमएफ अगर यहां लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 10 वोल्ट, ठीक। और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ओम का है, ठीक। और मैं 2 एम्पियर के करंट से इसको चार्ज करना चाहता हूं, तो मुझे जो पोटेंशियल जो मुझे सोर्स लगाना पड़ेगा, वो जो सोर्स है वो होना चाहिए 10 प्लस 4, 14 वोल्ट। इससे कम होगा तो ये चार्ज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके समझो आप, इसलिए मैंने कहा था कि अब आपको समझ में आएगा क्यों, जो हमें चार्ज करना होता है जैसे बैटरी को, तो उससे ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई हमें, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। तो इतना हाई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, वैसे कम ही होता है, इसीलिए आप देखो 12 वोल्ट के लिए 13.5 वोल्ट में चार्ज जाता है। वो कहीं देखे होगे तो 12 वोल्ट की बैटरी 13.6 में चार्ज जाती है, कहते हैं मिनिमम 13.6 रखना, क्योंकि इंटरनल से इतना हाई भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सर्किट और उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये लिख लो ड्यूरिंग चार्जिंग, वैसे ये लिखवाने का कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। V इज ग्रेटर देन, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द, लिखवा ही लेते हो यार तुम लोग सब, ठीक है। ये लिख लीजिए। तो आपने सेल भी पढ़ लिया। अब बहुत तेजी से हम लोग ये कवर करने वाले हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा ना तुमने, वैसे ही तुम पढ़ोगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, ठीक है। ये लिख लो फिर पढ़ाएं। चले भाई देखिए, चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशंस ऑफ। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा है मिक्स्ड ग्रुप, ठीक बेटा। सीरीज का डायग्राम अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर ये ईएमएफ E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, और ऐसे ऐसे करते करते EN है। तो E नेट कितना होगा, हाँ, E नेट कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड EN, ठीक है। फॉर एन आइडेंटिकल
सेल्स जिसमें E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर En इज इक्वल टू E, तो E नेट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, समझ में आ रहा है? ओके लेकिन क्या ये कंप्लीट सर्किट है? नहीं, आपने सर चीटिंग कर ली। क्या चीटिंग करी बेटा? तो इसका एक्चुअल सर्किट कैसा दिखेगा? सर इंटरनल रेजिस्टेंस इज मिसिंग। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? आपने सब कुछ बनाया, आपको अगर मॉडिफाई करना हो तो आप क्या मॉडिफाई करेंगे? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको ये बताऊंगा, कुछ खास नहीं करना है इसमें, बस यहां से मैं आगे जहां डॉटेड बनाया हूं वहीं से मैं रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे यहीं से लास्ट सेल में लिख दूंगा En, उसका लिखूंगा मैं स्मॉल r1 फिर स्मॉल r2 एंड ऐसे ऐसे करते करते एक बना दूंगा स्मॉल rn। मैंने सबके सेल के पोटेंशियल को एक साथ लिख दिया, सबके रेजिस्टेंस को एक साथ लिख दिया। अगर मैं सबके रेजिस्टेंस और सेल के पोटेंशियल को एक साथ लिखता भी चलूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे लिखूं या पीछे लिखूं, है तो एक ही लाइन में ना। तो इसका मतलब है यहां से नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा R1 प्लस R2 एंड इस तरीके से Rn, और सारे आइडेंटिकल हैं तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ व्हाट, है ना? समझ गए? तो अगर मुझे एक फाइनल सर्किट बनानी होगी तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा एक पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें Ne लिखूंगा और एक इंटरनल लिखूंगा जिसमें n टाइम्स ऑफ स्मॉल r लिखूंगा। ये मेरी हो गई फाइनल सर्किट। इज इट ओके? कहीं किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये एनआर कैसे आया? एनआर आया आइडेंटिकल के लिए, समझ में आ गया? तो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर आपसे किसी ने कह दिया मुझे करंट जानना है, किसी ने कह दिया मुझे बताइए करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो आप कहेंगे जो टोटल ईएमएफ है एन कॉम्बिनेशन का वो E1 E2 E3 हमेशा काम करे इसलिए लिखा मैंने। फिर आप कहेंगे कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है प्लस जो भी आप लोड लगाओगे, अगर मैंने यहां से एक लोड रेजिस्टेंस क्या लगा दिया R, ठीक है, तो R लगाने पर जो करंट ड्रॉ करेगा वो करंट का ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हो गए। फॉर एन आइडेंटिकल करंट के लिए भी पढ़ लो, तो क्या हो जाएगा? I बिकम्स व्हाट, n टाइम्स ऑफ E अपॉन n टाइम्स ऑफ स्मॉल r प्लस, बहुत ही आसान है। लेकिन मान लीजिए अगर n टाइम्स ऑफ स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तो स्मॉल r को क्या मान लेंगे? जीरो। कैपिटल R को क्या मान लेंगे? जीरो। अरे भाई ये अगर मान लो 100 है और ये 1 ओम है, तो 101 लिखूं या 100 लिखूं बात तो एक ही आएगी ना। तो I क्या हो जाएगा सर? I विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ई अपॉन एन स्मॉल आर, एन एन कट गया, यानी सर वो ई अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ वन सेल। ठीक है, वन सेल बोला मैंने, इसमें कई सेल लगी हैं, सारी आइडेंटिकल हैं, सिर्फ एक सेल पकड़ू, देखो ना ई अपॉन आर हो गया, एन कट गया। तो अगर क्या हो जाए, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड से बहुत ज्यादा हो जाए आइडेंटिकल सेल्स के केस में, तो किसी एक सेल का शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वही करंट फ्लो करेगा हमारी पूरी सर्किट से। समझ में आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हल्के से लिख दिया है, मैं इसलिए इसको हल्के में पढ़ाता हूं ताकि तुम लोग को आसान लगे। ठीक है, तो वहां एक लाइन लिखनी है, उसके नीचे एक लाइन लिखनी है, करंट फ्रॉम एनी वन सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, लेकिन अगर इसका दूसरा केस बन जाए, मैं इधर नहीं लिखूंगा क्योंकि उधर ही से चल रहा है, अगर इसका दूसरा केस हो जाए
if n times of small r is very small than load. मैं कह रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जो कर रहे हैं, द सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन लोड रेजिस्टेंस. क्या बोला मैंने? द सम ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन लोड. मान लो लोड ही 100 ओम का है और ये टोटल आया 10 ओम. समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या होगा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है. I is equal to becomes n times of E upon n times of small r प्लस, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 0. दिस बिकम्स n टाइम्स ऑफ E अपॉन r, है ना? ध्यान से देखिएगा इसको, ये बड़ा ही स्पेशल केस है. ठीक है, तो अगर मैं कुछ ना करूं, मैं करूं n इंटू E अपॉन r. ये E अपॉन r क्या होता है बताओ जरा मुझे. ये वो करंट है जो फ्लो हो रहा है हमारे किससे, किसी एक सेल को अगर हम लोड से कनेक्ट करते हैं, जो करंट फ्लो करेगा वो इसी के तो बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली. तो ये क्या है, ई, क्योंकि स्मॉल, बिकॉज स्मॉल आर इज व्हाट, नेग्लिजिबल. वो क्या है, नेग्लिजिबल है ना. अरे यार एक और जी आएगा. ठीक है, तो सर्किट कैसी दिखेगी, देखो एक सेल लगाऊंगा और यहां पर जो लोड है मेरा वो क्या हो गया, कैपिटल आर, और ये रहा तुम्हारा स्मॉल आर. जो करंट इस समय फ्लो कर रहा होगा, सिंस कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ई अपॉन, यही तो आएगा. तो ये क्या है, करंट फ्रॉम वन सेल when connected across load resistance. समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये इसका एक्सप्लेनेशन है. अब पढ़ेंगे पैरेलल. ठीक है, अब केस नंबर 2, दैट इज, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बस. ठीक है, वो चाहो तो रफ वर्क समझ लो मेरा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं इतने में ही पढ़ाने वाला हूं. चले भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, तो सर्किट कैसी दिखेगी, E1 है ना, E1 हो गया, फिर R1 R2, ये तेरा हो गया E2, एंड इसी तरीके से En, और ये हो जाएगा तेरा R3, है ना. ये हो गया तुम्हारा डायग्राम. बट सर इसमें एक चीज तो पता है मुझे कि पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, है ना. द पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल इज कांस्टेंट. तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा ई ई ई एंड सो ऑन, ये तो होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है. और इसी प्रकार से हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या कर देंगे, आर को भी सेम ले लेंगे. और आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हो तो जितनी ब्रांचेस होती हैं उतने से डिवाइड कर दो, किसी एक सेल का रेजिस्टेंस ले लो, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा. और ईएमएफ तो सेम था ही, है ना. तो अगर यहां पर कितनी ब्रांचेस ले ली मैंने, फॉर एन ब्रांचेस, फॉर एन ब्रांचेस, ब्रांच. ठीक है, अब क्या होगा, स्मॉल आर नेट इज इक्वल टू, एक कोई भी रेजिस्टेंस लेकर के जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा. ठीक है, ये निकल गया.
और टोटल क्या आ जाएगा, ई नेट क्या आ जाएगा, वो तो सेम ही आएगा, ई आ जाएगा। तो नई सर्किट कैसी दिखेगी, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें एक ही सेल होगी, जिसका ईएमएफ तो अब सब में सेम ही रहेगा पैरेलल में, और अब नया इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी आर अपॉन, ये हो गया तुम्हारा, ठीक। तो अगर इसको कनेक्ट कर दे अक्रॉस एनी लोड, ये रहा तुम्हारा की, है ना, ये रही तुम्हारी की, और ये रहा तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस, है ना। तो इस समय जो ये करंट ड्रॉ करेगा, उस करंट को अगर निकालना हो तो ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर प्लस स्मॉल आर अपॉन, समझ गए। तो इस तरीके से तुमने करंट लिख लिया। इसका अगर एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो जाएगा n टाइम्स ऑफ ई अपॉन, मैं n को चेंज कर दूं क्या, पिछले वाले में भी n था, n को चेंज करके क्या कर दें बताओ, m ही बनेगा और क्या बनेगा, है ना, m n यही तो है, ये हो गया। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे फॉर्मूले मैच ना करें और तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो भाई यहां से तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम लेगा, तो ये हो जाएगा एम आर प्लस स्मॉल आर, और एम ऊपर चला जाएगा, तो ये बिकम्स व्हाट, एम कैपिटल आर प्लस, ये तुम्हारा करंट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब फिर से केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर स्मॉल आर बहुत छोटा है एम टाइम्स ऑफ कैपिटल आर के, है ना, अगर किसी ने लिखा तो लिख लो भाई, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई अपॉन आर बनेगा कि नहीं बनेगा, देन करंट बिकम्स व्हाट, एम कैपिटल एम ई अपॉन एम कैपिटल आर प्लस जीरो, आर को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, जीरो, ये बिकम्स व्हाट, ई अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ, लिखिए, करंट फ्रॉम एनी वन सेल, इसका मतलब हुआ करंट फ्रॉम एनी वन सेल व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस, कनेक्टेड ये पीछे लिखा हुआ है मैंने, अक्रॉस लोड, ये जो मैंने बेटा लिखा है ये वही चीज वहां वापस आ गई, ठीक है। देखो ना, ई अपॉन आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, किसी एक सेल से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां n बार किसी एक सेल का जो करंट ड्रॉ करता है लोड, ठीक है, वहां पर टोटल वैल्यू ही आ गई तुम्हारी एक सेल की जो करंट ड्रॉ करता है लोड, समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस है। दूसरा केस, इफ R इज ग्रेटर, ये तो बहुत ही रेयर है, लेकिन लिखने में क्या दिक्कत है, द फॉर्मूला बिकम्स I इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ई अपॉन, ये जीरो हो जाएगा, है ना, स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया भाई, शॉर्ट सर्किट दिखा कि नहीं दिखा तुमको, ये ई अपॉन स्मॉल आर क्या है, ये क्या है भाई, शॉर्ट सर्किट करंट फ्रॉम एनी सेल, है ना, दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट फ्रॉम एनी वन सेल, कोई भी एक सेल ले लो, उसमें शॉर्ट सर्किट करंट बना दो, तो ये हो गया। तो उसका डायग्राम बनाने कोई कह देगा तो क्या करोगे, एक सेल लोगे, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस लोगे और उसको ऐसे करके जोड़ दोगे, है ना। तो इस समय जो करंट ड्रॉ करेगा दैट इज योर, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन, समझ में आ रहा है। तो मैं सर्किट भी बनाता जा रहा हूँ, सिखाता भी जा रहा हूँ। आज तो पूरा सेल पढ़ लिया तुमने, और अभी तो पूरा पूरा टाइम बचा हुआ है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस जो एक्चुअल है वो तो यही वाला केस है, मिक्स्ड ग्रुपिंग, आना यहीं से है क्वेश्चन, अलग अलग पढ़ते जरूर है, करना यही होता है। कॉपियां भर रही हैं आप लोगों की, ना, अब मजा आ रहा है लिख लिख के।
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग, है ना। ये सबसे आसान कहता हूं मैं इसको, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ते हैं और हर एक कंसेप्ट को आराम आराम समझते जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। मैं पहले सबसे कठिन जो पॉसिबिलिटी है वो दिखाऊंगा और उसके बाद आपको आएगा कभी नहीं इतना कठिन, और उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी ब्रांचेज होंगी भाई, n, है ना। तो ये nth हो गया en और ये हो गया तेरा rn, ये तेरी एक ब्रांच है। और ऐसी कितनी, ये n ब्रांचेज ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स लगी हुई हैं, और ऐसे कितनी होंगी, ये mth, है ना। और क्योंकि पैरेलल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो टोटल नेट पोटेंशियल है हर ब्रांच का सेम होना चाहिए, इसीलिए जितना हमने सेल लिया था वही सेल हम कितनी बार लेंगे, m बार लेंगे। समझ में आ रहा है, m की संख्या 10 ले लो तो 10 बार लेंगे, 10 ब्रांचेस बनाएंगे, तो इसीलिए ये सेम जो है फिर से बनेगा, चाहे जितनी भी ब्रांचेज आप बना लो। ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा R2, और ये कितनी बार होगा, फिर से ये n बार होगा, ठीक, Rn En, और ये हो गया तुम्हारा। ये कौन सी ब्रांच है, ये mth ब्रांच है, ठीक है। और इसमें कितने हैं, ऐसे मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये दिखेगा अच्छा, है ना। ये तुम्हारी एक बैटरी है, समझ में आ रहा है, जिसमें कितनी सेल है, n सेल्स, समझ में आ रहा है। हर ब्रांच में n सेल है, ऐसी कितनी ब्रांचेज हैं, m ब्रांच है, जिसमें मैंने एक बनाया और पहली बनाई आखिरी बनाई, बीच में आपको भरनी होगी, ठीक है। तो ये ऐसे डॉटेड बना लो, ऐसे करके इतनी नंबर ऑफ ब्रांचेज है। ये दो टर्मिनल्स हो गए, इनके बीच में हमें निकालना है टोटल, तो बहुत आसान है। पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये दो ही सर्किट बनाऊंगा, है ना। इसके बाद सीधे, तो पहले ये मुझे बताओ, हर ब्रांच में सीरीज दिख रहा है, हर ब्रांच में सीरीज दिख रहा है, तो यानी बहुत ही आसान है, हर एक ब्रांच को रिप्लेस करो, एक उसका ई नेट, है ना, और एक उसका आर नेट। तो आर नेट क्या हो जाएगा, आर नेट लिखो, बिल्कुल एन आर मत लिखना, मैंने आइडेंटिकल नहीं बोला है अभी, समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं कर सकते। ये हो गई फर्स्ट ब्रांच, और एक हो गई आखिरी ब्रांच, आखिरी ब्रांच में भी सेम बनेगा, है ना। देखो इतने में सर्किट बन गई, और इसके पीछे कितनी ब्रांचेज हैं, आप सर दो ही दिखा रहे हो, इसमें सर दो है ही नहीं ना, इसमें तो m नंबर ऑफ ब्रांचेज है, लेकिन सारी ब्रांच में यही ऐसा ही दिखेगा, ठीक। तो ये लिखेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा mth, अरे सेकेंड कदों, फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है, mth ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब हम पैरेलल सॉल्व नहीं कर लेंगे क्या, हर ब्रांच का ई हमें सेम पता है और हमें आर भी पता है, तो मैंने क्या सिखाया था कि जितने नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं आर नेट को डिवाइड कर दो, तो इसका टोटल जो आर आएगा, इसको मैं स्मॉल आर टी लिखता हूं ताकि नेट से कंफ्यूज ना हो, नेट तो हर ब्रांच का है ना, तो ये हो जाएगा आर नेट डिवाइड बाय, मैंने क्या सिखाया, जितनी ब्रांचेज है उतने से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझे कोई करंट कहेगा निकालने को, तो ई नेट तो मुझे पता है, ई नेट ही होगा ई टोटल, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता कभी भी, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको लिखता नहीं हूं, मैं आई लिखता हूं, आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई नेट डिवाइडेड बाई, अगर इसको एक लोड से कनेक्ट कर दो, जगह नहीं है यार, जगह नहीं है तो क्या किया जाए, यहां से ऐसे लाइन लेके आओ और यहीं पर एक रेजिस्टेंस बना लो, ये रहा मेरा लोड, ठीक है। अगर इसको एक लोड से कनेक्ट कर दें तो लोड रेजिस्टेंस प्लस, क्योंकि वो सीरीज में हो गया, क्या आ जाएगा, आर नेट अपॉन एम। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया। तो अब यहां से यही लिख रहा हूं, इन केस ऑफ आइडेंटिकल सेल,
अगर हमने आइडेंटिकल सेल्स ले ली तो यहां से बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो ई नेट बिकम्स n टाइम्स ऑफ ई, क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ, ये सेल सबने रटा हुआ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू, तो सबको जोड़ोगे तो n टाइम्स ऑफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एंड r नेट बिकम्स n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ठीक है। तो यहां से हमारा जो करंट का फॉर्मूला है अब उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल ई अपॉन कैपिटल R प्लस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r डिवाइड बाई m डिवाइड बाई आर नेट की वैल्यू पुट कर दी बस मैंने, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब जो लिखवाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, लिखो। व्हेन कैपिटल R इज इक्वल टू, जो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल है आर टी या फिर एन स्मॉल आर अपॉन एम, तब जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम होगा। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई मैक्स इज इक्वल टू, यहां पर एन स्मॉल आर अपॉन एम करो तो एम एलसीएम आ जाएगा, एम ऊपर हो जाएगा। तो और यहां से एक एन कट ही रहा है, ये हो जाएगा एम ई अपॉन स्मॉल आर। वैल्यू पुट करके देखो, सॉल्व करके मुझे बताओ। ये एम ऊपर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2nr हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही तो मैक्सिमम करंट होगा। एन तो कट भी जाएगा ना बेटा यार, इसको ऐड करोगे जब तुम तो nr प्लस nr 2nr आ जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा तो एम ई अपॉन 2r नहीं आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट। समझ में आ रहा है कि किस केस में, जब हम आइडेंटिकल सेल पढ़ रहे हैं और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहां पूरा तुम्हारा सेल खत्म होता है ना, सेल में इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। तुम्हें ज्यादा ही पढ़ाया गया है, कम नहीं पढ़ाया गया है। अब तुम पढ़ने वाले हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। और ये पढ़ते ही इसका तुम्हारे पास एक ही टॉपिक बचेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, और मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसमें से एक आपका होता है वोल्ट मीटर और गैलन मीटर, वो सिखाऊंगा मैं। वो मैं इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ाना है, तो पढ़ाना है मतलब बाद में पढ़ाएंगे। उसमें क्या है, मूविंग कॉयल गैलोमीटर होता है, ठीक है, वो काम ही पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर करता है। लेकिन हमें अभी इस चैप्टर में तो पढ़ना है ना गैलोमीटर क्या होता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, ठीक है। इतना पढ़ा देंगे कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स लग जाए प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर ही, क्योंकि बिना आप मैग्नेटिक इफेक्ट के वो समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब हेडिंग डालिए, लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या, बताओ, ट्राई करो, सोचो थोड़ा बहुत। ये जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस से,
रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ था बड़े अच्छे से, है ना। क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन आता था, है ना, कोलाइड करता था, फिर वो आगे जाता था, है ना, इस तरीके से। तो कोलिजन ज्यादा होंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तभी तो होगा, यानी गली होगी, पतला रास्ता है ना। काफी लोग, ऑब्स्टेकल्स बहुत ढेर सारे हैं, उनसे टकराते हुए हमको निकलना है। यानी जब हम ज्यादा कोलिजन करेंगे तो कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी आपका जिसे क्लैप कर रहे हैं तो 10 बार कर देंगे तो क्या होता है, गर्म हो जाएगा हाथ। क्यों हो रहा है ये गर्म? कोलिजन। कोलिजन में जो जब भी कोलाइड होते हैं दो अलग अलग मैटर, तो क्या होता है भाई, एक हीट प्रोड्यूस होती है। समझ में आ रहा है? तो आपका यहाँ पर जो हीटिंग है, जब आपका बहुत हाई रेजिस्टिव वायर में से करंट फ्लो करवाएं आप ढेर सारा, यानी करंट क्या है, ढेर सारे चार्ज को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आप पास करा रहे हैं, तो एक वैल्यू दे देगा, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू योर करंट, है ना। 2 एम्पियर 3 एम्पियर, यानी इतना तो कॉमन सेंस है कि 2 में जितने चार्ज फ्लो कर रहे होंगे वो 10 में तो नहीं कर रहे होंगे, 10 में ज्यादा कर रहे होंगे। वैल्यू बढ़ने का रीजन यही है। वैल्यू कैसे बढ़ती है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसको रट्टाफिकेशन आता है और वो रट के बैठा हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, तू टाइम को 1 सेकंड कर ले, चल, या टाइम को तू 10 सेकंड कर ले, फिक्स कर ले अपना टाइम। उसी 10 सेकंड में तू सोच कि आई की वैल्यू पहले 2 एम्पियर थी, या 1 सेकंड में सोच, और फिर सोच कि 10 एम्पियर थी। खुद बता मुझे, अगर टाइम फिक्स है यानी क्यू की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो ज्यादा कोलिजन होगा। भाई गेट तार तो एक ही है ना, रास्ता तो एक ही है ना। जाने लगे ज्यादा लोग, भीड़ बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, कंजेशन होगा, कोलिजन होगा, धक्का मुक्की होगी। तो धक्का मुक्की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और जब कोलिजन बढ़ेगा तो हीटिंग होगी कि नहीं होगी, तो तार गर्म होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कॉज ऑफ हीटिंग है उसका रीजन समझ गए? अरे बाबा, चलो कोई बात नहीं, लिखो फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ का। लिखिए अब इसमें कॉज, कॉज क्या है। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस the potential difference applied across the ends of conductor set up an electric field, set up an electric field। एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग कुछ दिखाना है। इसी की बात हो रही है। जब भी हम कंडक्टर के दो छोर पर एक बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जिससे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नींद आ रही है? पानी पी लो बेटा तुम, नहीं तो हमें नींद आ जाएगी। आगे बैठ के उबासी मार रही हैं, देख रहे हो? ये सब सिर्फ मेरे साथ होता है। हम फिजिक्स वाले टीचर्स हमेशा ये सब चीजों से होके गुजरते हैं। हम इतनी मेहनत करके फिगर याद करके दिखा रहे हैं, इनको नींद आ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। तो इसी की बात हम करने वाले। ये पूरा जो आपने पढ़ा था ये सेम चीज, ये देख रहे हो आपको, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब ये इस रास्ते पे होंगे तो जो कोलिजन्स करते हैं एटम से, ये जिसकी वजह से ये तार गर्म होने लगता है। समझ में आ रहा है? तो जब ये ढेर सारे चार्ज, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाए, मतलब जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगे, एक कोलिजन हुआ फिर तुरंत दूसरा कोलिजन हो गया, फिर तीसरा कोलिजन हो गया, है ना, कूलिंग टाइम ही नहीं है, तो तार गर्म होगा कि नहीं होगा? तार तभी गर्म होता, कभी नोटिस करो कि पतला तार है, ज्यादा करंट फ्लो करा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी तुमने वो आयरन रॉड घर में है तुम लोग के किसी के? तो होगा ही यार, तैयारी करने वाले बच्चे आयरन और गीजर लेके थोड़ा ना घूम रहे होंगे, है ना। वो जो रॉड होती है, तो ठंडी में देखो रॉड एकदम, तो उसका वायर एकदम कड़ा हो जाता है, लेकिन जब तुम प्लग लगाते हो थोड़ी देर बाद देखते हो तो उसका वायर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। कैसे सॉफ्ट हो गया? हीट, हीट। समझ में आ रहा है? हाँ, और जब तुमने तार में से करंट फ्लो कराया तो वो हीट हुआ, तो उसका तापमान बढ़ गया, जिससे कि वो नॉर्मल, जैसे अगर देख गर्मी में तार हमेशा सारे सॉफ्ट होते हैं, कोई बहुत कड़ा तार नहीं होता है, लेकिन ठंड में कड़े हो जाते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ा होगा तभी तो, यानी मैंने प्रूफ कर दिया हीट हो रही है, करंट फ्लो करा करके हीट प्रोड्यूस होती है। समझ में आया? तो उसका रीजन कोलिजन है, मैं वही दिखाने के लिए यहाँ आया था। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हम वापस से हटा करके अपनी
अपनी वापस इस स्लाइड पे पहुंच जाएं। क्या भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, यहाँ वही लिखा गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो, इसमें लिखो, अंडर दिस इफेक्ट electrons get accelerated. Under this effect, electron gets accelerated, and they move, and as they move they collide. ऐसे सिंपल भाषा में लिखो, and while moving they collide against the ions and atoms, ठीक है? The energy of electron, ऐसे लिखो, the kinetic energy of electrons काट रहा हूं, सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यार अगर पूरी एनर्जी वो दे देगा तब तो रेस्ट पे आ जाएगा ना, ऐसा तो होता नहीं है, टकराता है फिर आगे बढ़ जाता है, तो कुछ एनर्जी उसने अपनी दे दी, ठीक है? तो सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स transferred to the atom and ions appears as heat. ठीक बेटा, ये हो गया कॉज ऑफ हीट। अब इसको देख करके जूल साहब ने कहा कि मेरा एक नियम बनाओ इसमें, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहीं से आता है। तो आपने पढ़ा कॉज ऑफ हीटिंग, अब उसको फॉर्मुलेट करेंगे जूल साहब, ठीक है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में लिखिए, व्हेन करंट आई इज मेड टू फ्लो, when current I is made to flow through a ohmic resistance R for time t, through ohmic resistance capital R for time t, the heat is given by, या फिर the heat produced, the heat capital Q produced is given by Q is equal to I square R T, या फिर इसको H से भी लिखा गया है कई जगह, I स्क्वायर R। अगर देखो इसको सरल भाषा में, अगर R रेजिस्टेंस के वायर से I करंट को फ्लो कराओगे T समय तक, तो उस वायर के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू होगी I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। समझ में आ रहा है? यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करें तो इन्होंने इसी I स्क्वायर R को बोल दिया पावर, तो इसी को आगे लिख सकते हैं P इंटू टी, या फिर लिख सकते हैं VI इंटू टी, या फिर लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू, ये सारे फॉर्म एक ही चीज के हैं, दैट इज
पावर, ये पावर को ही अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। हीट इज इंडिपेंडेंट, Q और H is independent of direction of current, डायरेक्शन ऑफ, फर्क नहीं पड़ता करंट किधर से फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, चाहे ए से बी करे या बी से ए करे, हीट तो उतनी प्रोड्यूस होगी। यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट जूल, ठीक है। डायमेंशन बताओ भाई, डायमेंशन क्या होगा बताओ, ये तो बड़ा ही आसान है। जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी, एनर्जी और वर्क सब एक ही तो है, तो क्या आ जाएगा, गधे हो तुम लोग, टी माइनस वर्क का तो याद ही होगा, ठीक है। तो वर्क क्या ml2 टी माइनस 2 वही तो हो जाएगा, तो ये हो गया। प्रैक्टिकल यूनिट लिखो, प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ठीक है। और अगर किलोवाट आवर को इन जूल करना हो तो लिख लो इसको यहीं पर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, इतने जूल, इसको हम कहते हैं 1 यूनिट, ठीक है। किसमें, एनर्जी मीटर रीडिंग में। एनर्जी मीटर जानते, जो घर के बाहर बिजली का मीटर लगा हुआ है ना, तो ये हो गया आपका। तो एक यूनिट कब आएगी, जब तुम 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लोगे, किलो मतलब 10 की पावर 3 है ना, वाट आवर क्या हो गया, जूल। 1000 वाट जब इस्तेमाल कर लोगे घंटे में तो 1 यूनिट बिजली आती है, समझ में आ रहा है। तो जैसे 1.5 टन की एसी है तो अप्रोक्सीमेटली आपका समझ लो 1500 वाट, यानी 1.5, अगर 1 घंटे एसी चलेगी तो 1.5 यूनिट बिजली का बिल आएगा, समझ में आया। तो जैसे तुम्हें अपने घर का बिजली का बिल चेक करना हो तो बहुत ही आसान है, मान लो 40 वाट का पंखा, 20 वाट का पंखा, सारे तुम जोड़ लो, ठीक है। सबका से पावर जोड़ना है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है ना, कुछ तुम्हें अलग से करना है, सबका पावर जोड़ लो। जैसे हर सब पे रेटेड लिखा रहता है, पावर सब पे लिखा रहता है, तुम सब पे जाओ पढ़ लो। जैसे कभी चेक करना हो कि मीटर सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे, उसको फिर निकालने के बाद टोटल पावर निकाल लो। मान लो तुम्हारे आ गया 10,000 वाट, तुम्हारा क्या टोटल आ गया 10,000 वाट है, तो 10,000 मतलब 10,000 को डिवाइड करोगे 1,000 वाट, ये 1,000 वाट है ना, ये 1,000 वाट, तो कितना आ गया 10 यूनिट आया। मतलब 1 घंटे अगर मैं सारे चला दूंगा तो 10 यूनिट आएगा, 10 यूनिट तो आएगा। तो अगर मैं पूरे 24 घंटे चलाऊं तो 240 यूनिट आएगा, समझ में आ रहा है। तो तुम उस हिसाब से अपना देख लो कि तुम्हारे घर में कितनी देर तक सारे अप्लायंस कौन कौन चलते हैं, और तुम सबके हिसाब से यूनिट निकाल लो और मैच करा लो। अगर उतनी बिजली की बिल आई है तो ठीक है, उससे कम या ज्यादा आई, कम आई तो खुश रहो, ज्यादा आ गई तो दिक्कत है, कंप्लेन कर दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये आपने पढ़ लिया जो आपके घर में आप आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर लिखिए, एक और यूनिट लिख लो, एक और लिख लो, 1 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 BTU इज इक्वल टू, ये सब न्यूमेरिकल के लिए, 1055 जूल, 1055 जूल होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज पावर। कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ा है ना, सैचुरेट तो नहीं हो गए तुम लोग, ऐसा हो गया कि फ्यूज उड़ गया, फ्यूज तो पढ़ा ही नहीं हम लोग ने, फ्यूज कहाँ लगता है, तो दिमाग में, हाँ फट गया, फ्यूज गया तुम्हारा, हाँ अच्छा इन्वर्टर लगता है, घर के बाहर जाके देखना, एक को मिट्टी का बना होता, चीनी मिट्टी का, अरे अब तो सारे इन्वर्टर में आता है वो फ्यूज लगे होते हैं, लेकिन फ्यूज जो सर्किट में लगा है वो तो घर के बाहर लगा रहता है ना, जिसमें कभी भी हम लोग आज तक समझ नहीं पाए कितना मोटा वायर लगाना है, वो मैंने पढ़ाया है वैसे। उसमें भी स्पेशल आपको अपने सर्किट के हिसाब से आपके घर में कौन सी वायरिंग इस्तेमाल हुई है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। पर चलो जाने दो, बल्कि ICSE बोर्ड के 10th की किताब में लिखा हुआ है कैसे यूजिंग, किसी को पता नहीं, इंडिया में सब जुगाड़, इंडिया में तो अर्थिंग भी इस्तेमाल नहीं करते है ना,
अर्थिंग क्या चीज होती है? झटका ही तो लगेगा। कुछ लोग कहते हैं झटका लगना जरूरी है, दिमाग चलने लगता है। तो कहीं अर्थिंग नहीं है। इस बिल्डिंग में देख लो, अपने घर पे देख लो, कहीं अर्थिंग नहीं है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं अर्थिंग का एक तार पूरा बिछवाना, पैसा खराब हो जाएगा। उस पैसे को बचाने चक्कर में हम लोग एक बहुत ही बड़ा डेंजरस सिस्टम बना के बैठे हैं कि झटका लगेगा तो बढ़िया झटका लगेगा, क्योंकि वो आपको किसी प्रकार के शॉक से बचाता है। आपको कभी शॉक नहीं लगेगा। वो क्या करेगा, जितना भी, जैसे मान लो अर्थिंग का काम क्या होता है, जैसे इन्वर्टर तुमने बोला फॉर एग्जाम्पल, मेटल से बनी हुई है, तो शॉक कहाँ लगता है? जो मेटल की बनी हुई चीज होती है, उसको जैसे फ्रिज हो गया, हाथ रख दिया करंट लग गया, कभी कभी लगता है ना करंट। तो उसमें रीजन क्या, अर्थ फॉल्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके मेटल बॉडी जितने भी अप्लायंस होते हैं उसमें करंट आ जाता है ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट। लेकिन वो फॉल्ट ऐसा नहीं है जिससे कि इंसुलेशन ब्रेक होने से होता है कि आपका काम करना बंद कर दे डिवाइस। तो आपको तो इन्वर्टर चल रहा है तो फिर उसको खराब तो मानोगे नहीं, लेकिन उसमें अर्थिंग लीक हो रही है, करंट आ रहा है। तो करंट कहां से बाहर जाएगा? तो उस करंट को बाहर जाने के लिए अर्थिंग बनाई जाती है। 3 पिन प्लग जो होता है, वो जो मोटा वाला वायर होता है, कभी नोटिस करो, सबसे मोटा वही होता है, और उसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा, बिकॉज हम लोग तो सोच के चलते हैं क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो उसको मोटा क्यों बनाते हैं? ताकि अगर तीनों पिन में से जैसे लाइव है और न्यूट्रल है और आपका अर्थिंग, तो जो ज्यादा करंट है, फॉल्ट के करंट जो आएगा तो ज्यादा करंट होगा ना, तो ज्यादा करंट कहां से फ्लो हो जाए? अर्थिंग से। और अर्थिंग का वायर कहां जाके? धरती में एक आपको कॉपर की रॉड लेनी होगी, फिर आपको बड़ा सा गड्ढा करना होगा, उसके अंदर उस रॉड को डालिए, फिर आप लेयरिंग करिए, कोयला डालिए, फिर नमक डालिए, फिर कोयला डालिए। इस तरीके से आप करना क्या अच्छा, तो कार्बन क्यों डाल रहे हो? ताकि कंडक्टिविटी हो सके। और जो हमारा अर्थ होता है ना, वो इन्फिनिट कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता। तो यानी कि अर्थ को जितना चाहे उतना चार्ज दे दो, वो ले लेगा। तो इससे तुम्हें कभी भी कोई शॉक नहीं लगेगा कि जब भी अर्थ तुम्हारे घर में रहेगा तो वो सारा करंट वहां से बाईपास कर देगा। तो तुम अगर छू भी दोगे ऐसे डिवाइस को जो फॉल्टी है, उसके बॉडी में करंट भी आ रहा है, तो करंट डिसाइड करेगा कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा। तो तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अर्थिंग का कम होगा, तो हमेशा अर्थिंग से वो निकल जाएगा और तुमको करंट कभी। और हमारे यहाँ अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, चले लिखिए हेडिंग पावर। हेडिंग लिखिए डिनोटेड बाई P। फॉर्मूला क्या होता है इसका? P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। अब ओम्स लॉ से तुम फॉर्मूले बना लो। तो V की वैल्यू अगर हम अपन क्या कर दें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? IR इंटू आई, विच इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो P को और क्या लिख सकते हैं? अब हम VI में I की वैल्यू पुट करते हैं V अपॉन R, तो जगह V स्क्वायर अपॉन, समझ में आया? तो पावर के 3 फॉर्मूले, तीनों एक दूसरे के, बस आप क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। ठीक, एक हो गया I स्क्वायर R, एक हो गया VI, और एक हो गया V स्क्वायर अपॉन, ये आपके 3 फॉर्मूले। ठीक है। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज वॉट। क्या होती है भाई? वॉट। W से डिनोट करते हैं। ठीक है। इतना हो गया। अभी तो आसान चल रहा है, आज की क्लास थोड़ी आसान रही होगी, न्यूमेरिकल करोगे तब मजा आएगा। करवा रहे हैं, बस आखिरी थ्योरी टॉपिक है, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल ही कराएंगे। एक बड़ा ही स्पेशल केस लिखवाऊंगा बल्ब्स वाला, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। लिखिए अब इसमें, अब हमने सेल पढ़ी थी ना, अब सेल को यहां पर थोड़ा हम मिक्स कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, देखो, पावर ट्रांसफर्ड बाय सेल। पावर किसको देता है सेल? लोड को, है ना? लोड को ही तो पावर देगा। अरे भाई, पावर तुम किसको दोगे? लोड को ही तो दोगे। तो सर्किट बना लो फटाफट। सर्किट बनाओ जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस क्या ले लोगे? R। तो सर्किट बनाना तो आ गया होगा आप लोगों को।
ठीक है, हम किसको पावर दे रहे हैं? लोड रेजिस्टेंस आर को। ठीक है, तो हमने यहां से ले लिया लोड रेजिस्टेंस, क्या ले लिया? आर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर I करंट फ्लो कर रहा है एज पर द सर्किट, तो I स्क्वायर R हो जाएगा, यही तो होगा। अभी फॉर्मूला बनाया ऊपर यार, है I स्क्वायर R होगा। अगर हम I का फॉर्मूला जो हमें आता है इसमें, इसके बेसिस पर हमें पता I इज इक्वल टू ई अपॉन वॉट? R प्लस स्मॉल r। उठा के पुट कर दो, हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R, यही तो होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर, यहां लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। क्या ऐसी कंडीशन है जिससे मैक्सिमम पावर हमारे लोड को मिले? अब बेसिक मैथ की बारी आ गई। मैक्सिमम इनमें याद है? तो मैक्सिमा कंडीशन क्या होती थी? जब हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें तो वो जीरो आना चाहिए। तो यानी कि इफ डीपी चेंज इन पावर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन लोड रेजिस्टेंस, अगर वो क्या हो जाए? जीरो। क्या हो जाए वो? जीरो। तभी हमारा पावर मैक्सिमम होगा। जब आप इसको करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दिख रहा है ना, P इज अ फंक्शन ऑफ R, E कांस्टेंट, स्मॉल r कांस्टेंट, कैपिटल R ही तो वेरिएबल है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू, तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, आपको नहीं करना है ये डिफरेंशिएशन, बस मैं रिलेट कर रहा हूं कि जो मैंने आपको सिखाया था, अगर आप चाहो करना डेरिवेशन, डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एनीमोर, लेकिन मैंने इतना आपको कैपेबल बना रखा है। घर पे जाइए, डिफरेंशिएट करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, करके देखेंगे, यू विल गेट दिस। ठीक, तो आपको करना क्या है? जब डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला डिफरेंशिएशन के बाद उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे, फिर रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर। समझ में आ रहा है? तो यही वो कंडीशन होती। ठीक, आपको याद रखना है बस। ये कोई पूछेगा मैक्सिमम पावर लोड को मिले इसके लिए क्या कंडीशन है, तुम कहोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का लोड रेजिस्टेंस के बराबर जब होगा तभी मैक्सिमम पावर उसको मिलेगी। सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसी टॉपिक को। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो व्हाट इज द पी मैक्स? तो पी मैक्स का जो फॉर्मूला पीछे बनाया था, ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स ई स्क्वायर आर अपॉन टू कैपिटल आर का होल स्क्वायर, है ना। तो ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर, एक आर कट गया, यानी द फॉर्मूला बिकम्स ई स्क्वायर अपॉन 4। तो P max is equal to E square upon 4 times of the load resistance। लिख लो, समझ गए? E is the EMF of cell, R is the load resistance, this is the maximum power जो डिलीवर हो सकती है। और कैपिटल आर ही स्मॉल आर है, तो कहीं अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए लिखा हुआ तो डरना नहीं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि हमने पहले ही ले रखा है स्मॉल आर इज इक्वल टू, अगर इसका कोई ग्राफ बनाने को कभी कह देगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? P वर्सेस, ठीक है, P वर्सेस R का अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ हमेशा यू शिफ्ट बनेगा, जहां पर मैक्सिमा हमेशा वहां होगा जहां स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल, यानी ये वो वैल्यू है ई स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ P मैक्स। P मैक्स समझ में आया? ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। देखो बल्ब में होता तो रजिस्टर ही है, लेकिन क्योंकि अब वो ग्लो करता है तो वो कुछ पावर भी कंज्यूम कर रहा है ना, उसका एक पोटेंशियल भी होता है। पावर के आने से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बल्ब को डिनोट कैसे करते हैं भाई, वो तो सिंबल आपने रट लिया होगा, इतनी बार तो मैंने बना दिया। ठीक है, यही तो हो गया। इस तरीके से मैंने की नहीं बनाई, कभी अगर की ना बनाऊं तो मुझे माफ कर देना, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तुम चाहे यहाँ सप्लाई, चाहे तुम एसी दिखा दो, चाहे तुम डीसी दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं यहीं से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे के चैप्टर में काम आएगा हमारे लिए, इसलिए मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। चलो, क्योंकि आप जब बल्ब वो 110 रुपए का पहले मिलता था, पता नहीं कौन जमाने में हम जब लेके आते थे वो पीला वाला बल्ब लगा देते हो, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल, उसको कभी तोड़ के देखना तो कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ इधर से एक तार जाता है, टंगस्टन का वायर होता है, हाई रेजिस्टिव वायर होता है, इधर से निकल जाता है। तुम चाहे एसी दो चाहे तुम डीसी दो, उसमें सिर्फ कोलिजन हो रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है भाई, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और जब आग जलाते हो तो उजाला होता है ना, तो वो हीट से ही तुम्हारा वो ग्लो करता है, इसीलिए वो येलो कलर का दिखता है। लेकिन ये डिफ्यूज लाइटें जो होती हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एलईडी लगी हुई है, ये टोटली अलग है। इसके लिए तुम्हें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड है, इसको उससे कंपेरिजन नहीं कर सकते। ये बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, वो बहुत पावर का 100 वाट का बल्ब है ना, एक बल्ब जलाएंगे 100 वाट, गर्म भी अलग हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं, तो हम यहाँ पर उसी बल्ब की बात कर रहे हैं, इसे लिखा भी बल्ब। ठीक है, तो आगे लिखिए, इसमें अगर अगर मैं पी टोटल निकालना होगा, मैं दोनों के लिए ले लेता हूँ P1 V एंड P2, ये इनका पावर रेटिंग हो गया, वोल्टेज। आइडेंटिकल बल्ब नहीं है, वोल्टेज दोनों को बराबर मिला है बस। ठीक है, P1 P2 मैंने दिया है। तो अगर तुमसे कह देंगे कि टोटल निकालो पावर, तो पता है P टोटल कैसे निकालेंगे, तुमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा था रेजिस्टेंस का, तो जो इसमें P टोटल है वो पैरेलल वाले फॉर्मूले को फॉलो करेगा इन केस ऑफ सीरीज में निकालना है अगर पावर। तो कैसे निकालते थे पैरेलल में, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, राइट। तो दो के लिए क्या होता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसमें क्या हो जाएगा, P1 P2 अपॉन P1 प्लस, तो यहां उल्टा हो जाता है। ठीक है, पावर में उल्टा हो जाता है, नहीं तो याद कर लो इसको। ठीक, ये हो गया। अगर n बल्ब होंगे, ठीक है, यहां से लिख लो फॉर n बल्ब्स, है ना, n आइडेंटिकल बल्ब्स, तो क्या हो जाएगा, P टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, P अपॉन n। बिल्कुल सारा केस आपका पैरेलल वाला चलेगा, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस में काम करता था, लगे इसमें सीरीज में है, लेकिन काम सारे वो पैरेलल वाले फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता था, जब भी हम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते थे तो कहता जितने ब्रांच है एक रेजिस्टेंस को लेकर डिवाइड कर दो। इस बार हम क्या कह रहे हैं, आइडेंटिकल एन बल्ब सीरीज में लगे हैं, तो क्या करोगे, एक बल्ब का पावर लो, उसको डिवाइड कर दो एन नंबर ऑफ बल्ब से, जो भी है। समझ में आ गया। तो ये आइडेंटिकल वाला केस है, यहां पर एरो बना के मैं आइडेंटिकल ने लिखा, आइडेंटिकल बल्ब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाँ बेटा, हाँ वी तो मैंने सेम लिया हुआ है ना। ठीक, आगे देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। ठीक है, अब उसका कहेंगे ना कौन सा जरा ब्राइट है, उजाला कौन सा अदा कर रहा है ना, ब्राइटनेस। तो उसकी ब्राइटनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लिखो इसको, बड़े इंपॉर्टेंट है, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, जिसकी पावर पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेजिस्टेंस से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अरे बाबा, एक तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी के आगे चलना है, 1 रेटेड पावर, रेटेड पावर। ठीक है,
इसका मतलब बल्ब ऑफ लेसर वोल्टेज, इसका कंक्लूजन, बल्ब ऑफ लेसर वोल्टेज, लेस वोल्टेज will बी साइनर, है ना, विल बी साइनर यानी या फिर विल शाइन मोर, ज्यादा वो ग्लो करेगा। ठीक है, फॉर सेम करंट, अगर हमारा करंट सेम है तो फिर कैसे डिसाइड होगा, तो पावर कैसे डिसाइड होगा, है ना। थर्ड पॉइंट, फॉर सेम करंट, अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है अलग अलग वोल्ट से, यानी क्या है भाई, आई क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, आई कांस्टेंट है, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर। तो फिर रेजिस्टेंस विल बी द फैक्टर, है ना, तब रेजिस्टेंस जिस बल्ब का ज्यादा उसकी पावर। ठीक है, अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जाएगा P1V और ये जाएगा, कोई बात नहीं, देखिए P1V और पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहेगा P2V। ठीक है, इसमें सीरीज का फॉर्मूला होगा, टोटल पावर क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2। लिखो लिखो लिखो, और लिखो फॉर एन आइडेंटिकल बल्ब क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ P। आइडेंटिकल बल्ब की बात हो रही है, मैं लिखवा रहा हूं, बस ये ऑन हो जाए। लिख लिया यहां तक, आइडेंटिकल का केस हो रहा था डिस्कस ना, हो जाएगा P2V, और यहां से हमारा कोई भी सोर्स ले लो, हमने AC सोर्स ले लिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है देखो इस केस में, तो क्या हो जाएगा, P नेट विल बी इक्वल टू P1 प्लस, और फॉर एन आइडेंटिकल बल्ब, है ना, क्या हो जाएगा, P नेट इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ, आइडेंटिकल होने का मतलब होता है बेटा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू Pn इज इक्वल टू P, सारे एक जैसे ही आपके आइडेंटिकल बल्ब ले लिए मैंने। देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ब्राइटनेस, in parallel combination brightness is directly proportional to power consumed by the bulb, directly proportional to current, and inversely proportional to the resistance। चलो ये लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं लिख पाया तो वो लिखो यहाँ से, इसलिए वही 1 2 करके लिखवाया था ना। पहली प्रॉपर्टी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन brightness is directly proportional to
पावर कंज्यूम बाय बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो कंक्लूजन क्या हुआ, बल्ब विल बी विथ हाई वोल्टेज या हायर वोल्टेज विल शाइन मोर, वो ज्यादा ग्लो करेगा पैरेलल में। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, फॉर सेम वी, अगर वी कांस्टेंट है, ठीक है, तो पी किस पे डिपेंड करेगा, मोर पावर विल बी कंज्यूम्ड, वी सेम है तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसमें आर कम होगा उसमें पावर ज्यादा कंज्यूम, है ना, बाय बल्ब विथ स्मॉलर रेजिस्टेंस। तो ये बड़ा ही आसान है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, बिकॉज V अब क्या हो गया, कांस्टेंट, V क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है तो V कांस्टेंट है। हीटर का क्वेश्चन बड़ा आता है, लिखो इसमें, टू आइडेंटिकल हीटर कॉइल generate a total heat HS when connected in series, in सीरीज कैसी होगी कॉइल, इस तरीके से होगी, है ना, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, HS, ठीक, एंड HP when connected in parallel, ठीक है, पैरेलल का डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, ये तार है बस इस तरीके से, कभी आपने हीटर तो खरीदा ही होगा घर में, इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें क्या होता है, भाई, उसमें सिर्फ एक रॉड होती है, उस पर तार लपेटा होता है, कभी नोटिस करना, कुछ लोग तो इंजीनियर बन जाते हैं और क्या करते हैं, अपने हाथ से ही तार जोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी खराब भी होता है, स्प्रिंग वाला, है ना, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई जितनी कम होती जाएगी उतनी जल्दी वो जलता जाएगा, मेल्ट हो जाता है। तो स्प्रिंग जो उसमें लगा के देते हैं वो लंबाई इस तरीके से देते हैं कि वो मेल्ट ना हो जाए लंबे समय से। एक बार वो खराब हुआ तो तुम उसको खींच करके जोड़ दोगे, चलने लगेगा, लेकिन फिर खराब होना ही है, क्योंकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो फिर वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। तो वो आपके करंट तो फिक्स है, लिखिए इसमें, देन HP अपॉन HR, इस केस में देन HS इज इक्वल टू ऑलवेज, यानी जो पैरेलल में हीट प्रोड्यूस होगी वो 4 गुना होगी सीरीज वाले के, when supply is same, when supply is सेम सप्लाई लगाई मैंने, ठीक है, इसीलिए जब तुम हीटर खरीद के लाते हो मार्केट से तो उसमें ऐसे रॉड होती है, एक रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, ऐसे होती है कि नहीं होती है, समझ में आ रहा है। तो सेम सप्लाई पर पैरेलल में 4 गुना हीट प्रोड्यूस होती है,
इसीलिए हम लोग सीरीज में ना हो, मार्केट जितने आते हैं वो सारे पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़िए। अच्छा, इसको समझाना और आसान है भाई, ऐसे समझ लो, H का फॉर्मूला था P इंटू टी ना, तो P बढ़ेगा तो हमारा H बढ़ेगा। अब P का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R मेरे भाई। अब तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि जब अगर तीनों को आइडेंटिकल ले लो, इसका R है इसका R है, 2R हो गया, रेजिस्टेंस तुमने बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर घट जाएगी, V तो सेम है। और अगर तुमने पैरेलल में कर दिया तो ये R है तो R/2 हो गया कि नहीं हो गया, रेजिस्टेंस घट गया, पावर बढ़ गई, पावर बढ़ गई तो हीट भी। ये है इसका लॉजिक, समझ में आ रहा है? चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ हीटर बॉयल्स m kg ऑफ वाटर, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये डायरेक्ट बड़े फेमस क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, उसके ऊपर ये फॉर्मूले बनवा रहा हूं। आप अगर ये पढ़ेंगे सीधे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखिए, इफ अ हीटर बॉयल्स m kg, इफ अ हीटर बॉयल्स m किलोग्राम ऑफ वाटर, अगर एक हीटर उबालता है m किलोग्राम ऑफ पानी को इन टाइम t1, इन टाइम कितने समय में, t1 समय में, एंड another heater boils the same amount of water, another heater boils same amount of water in t2 time, in t2, in time t2 लिखो यार, in time t2, ठीक है। then both connected in series, then if both connected in series, then if both connected in series will boil the same amount of water, ये तो मैंने समझा दिया, अभी मैं पूछूंगा, boil same amount of water in time t is equal to t1 plus t2, ठीक है। एंड इन पैरेलल, अगर इन्हीं को हमने पैरेलल में कर दिया, एंड इफ कनेक्टेड पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, देन Tp is equal to T1 T2 अपॉन T1 प्लस, ये टाइम के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अभी बड़ा आसान था, इसको करने में आप लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि आप ये समझते नहीं है, जो मैंने अभी समझाया ना पावर वाला खेल, जब तुम सीरीज में कर दोगे भाई तो पावर तुमने घटा दी तो हीट भी घटा दी, जब तुम हीट को घटा दोगे समय बढ़ जाएगा, लेकिन जब तुम पैरेलल में कर दोगे तो तुमने हीट बढ़ा दी तो समय भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका बड़ा ही सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ये लिखवा जरूर दे रहा हूं, ये आगे एक एसी चैप्टर आएगा उसमें काम आने वाला है। ये पांचवा और आखिरी पॉइंट आज की क्लास का, लिखिए, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट works with both AC and DC supply, works with both AC and DC supply, AC and DC supply। ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं
वो एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई दोनों में काम करेंगे, जैसे कि बल्ब, ठीक है, वो एसी में लगाओ चाहे डीसी में, दोनों में काम करेगा। जो एसी सप्लाई होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डीसी, है ना, या एंड डीसी समझ लो। अब तुम्हें बाद में समझाऊंगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। अगर हमने कोई डीसी सप्लाई लगा दी किसी ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जिसमें हमने हीट को मेजर किया, तो जितना हीट एक डीसी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट अगर हम फ्लो कराएंगे उसी सेम रेजिस्टेंस से, तो उसमें भी उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू डीसी वैल्यू, डीसी करंट के बराबर। ये आगे अच्छे समझ में आएगा जब एसी पढ़ोगे, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं अभी, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर तुम्हें पता नहीं है, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, है ना, तो इसीलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। बस ये समझ लो कि एसी की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो डीसी के इक्विवेलेंट होती है। तो जो वैल्यू आएगी हीट की इसमें, उतनी हीट की वैल्यू एसी आरएमएस में भी आएगी, इसीलिए दोनों में ये काम करता है। इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। इक्वल हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस इक्वल, दोनों में इक्वल हीट प्रोड्यूस होगी। उसका रीजन मैंने बताया, करंट का इक्विवेलेंस। जो डीसी करंट है वो आरएमएस एसी करंट के बराबर होगा, जिससे कि तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट सेम आएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज सेम, इसी लिख लो, ड्यू टू दिस रीजन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज सेम, ठीक है। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस होंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज तुम लोग बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, बहुत कुछ पढ़ा आज, है ना, सेल पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ा तुमने सेल का, जिसमें तुमने सेल क्या होती है शुरू किया, और सेल कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगती है वो कंप्लीट किया। एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए घर पे जाके। फिर तुमने एक स्पेशल केस पढ़ लिया रेजिस्टेंस का, वो बल्ब के फॉर्म में पढ़ा, ठीक है। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी आपने पढ़ लिया। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट विल बी आवर क्या, मीजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। थैंक यू।